दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज हम परवीन भारद्वाज जी और अनुपमा भारद्वाज जी के घर पे खड़े हैं। एक घटना इंसान के जीवन में कितना कुछ असर डालती है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल शायद भारद्वाज जी के साथ हुई जो घटना है वो भी है। आज से ठीक 2 साल पहले हमने कवर किया था, ठीक उसी जगह पे हम खड़े हैं। आज जो पीछे बाउंड्री देख रहे होंगे, तकरीबन 5-7 पार्षद, 5-7 ही आए थे भाई साहब, 6 पार्षद आए थे और उनके साथ आई थी कई 100 लोगों की भीड़। और भारद्वाज जी का घर बाहर जो यहाँ पे गेट है, ये गेट आप ऊपर अगर देख रहे होंगे तो ये बुलडोजर ला के, जेसीबी ला के पूरा ये गेट तोड़ दिया था। और उसके बाद भारद्वाज जी ने कभी देहरादून के चक्कर काटते हैं, कभी नैनीताल के चक्कर काटते हैं कोर्ट के, कभी इस नेता के पास भागते हैं, कभी उस अधिकारी के पास भागते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाया। लेकिन उस घटना का असर ये हुआ कि आज भारद्वाज जी और जो उनकी मिसेज हैं अनुपमा भारद्वाज जी, आज ये नॉमिनेशन करके आए हैं और अब पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि ये इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि आदमी को राजनीतिक जीवन बदल देती है। पहले तो बहुत स्वागत है आपका और आपकी हिम्मत को भी दाद, क्योंकि हम तो बहुत समय से आपको कवर करते हुए आपके सहयोग से ही सर हमारी सारी घटनाएं लोगों तक पहुंची, आम आदमी तक पहुंची हैं। ये सारी घटनाओं का क्रेडिट आपको ही जाता है सर। आपकी भी बड़ी मेहनत थी। और आज नॉमिनेशन किया तो ऐसा क्यों लगा कि चलिए पॉलिटिक्स में हम लोग चलते हैं, क्योंकि आप तो मेरे ख्याल से बिजनेस बैकग्राउंड से हैं और आपके फादर आर्मी में थे, भाई साहब के आईएएस थे। तो अब पॉलिटिक्स में जाने का ऐसा मतलब क्या इस घटना से प्रभावित होके गए कि किस तरीके से? बिल्कुल, इस घटना से मैं इतना प्रभावित हुई हूँ कि मैंने अपने लिए बहुत न्याय मांगा, आम आदमी से न्याय मांगा। आप जानते हैं कि हम रोड पर भटके, बोर्ड लेकर के हमने कई अधिकारियों को अपनी कंप्लेंट दी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे हमें ये समझ में आया कि हमें उसी पावर पर जाकर है ना अपने लिए न्याय लेना पड़ेगा, और अपने लिए नहीं सर, और लोगों के लिए भी लेना पड़ेगा। आप यहाँ क्षेत्र में देखेंगे, सिर्फ मेरे साथ ही ये घटना नहीं हुई है, कई लोगों के साथ संजय नौटियाल ने इस तरीके की हरकत की है। मतलब पार्षद होने का उसने गलत अपना फ़ायदा उठाया है कि अगर आपको जनता ने चुना है प्रतिनिधि, तो मुझे लगता है जनता ने काम के लिए चुना है, ना कि आप उनको घर जाके धमकाएं कि अगर तुमने मेरी मनमर्जी नहीं की तो मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा या मैं तुम्हारे से वसूली करूंगा। यही चलता है सर। तो मुझे लगता है बदलाव के लिए हमें आगे आना चाहिए। दरअसल जो लोग नए हैं, जो नए दर्शक हमारे, उनको मैं बता दूं कि एक घटना भी हुई थी भारद्वाज जी के घर पे। जो जनप्रतिनिधि होते हैं हम उनको इसलिए चुनते हैं ताकि वो जन समस्याओं को सुने, लेकिन उत्तराखंड में के खासकर देहरादून में मैं देख रहा हूँ कि जितने भी पार्षद बने हुए हैं उनका सिर्फ एक ही काम है कि ज़मीन किस तरीके से कब्जा जाए। मैं देख रहा हूँ भारद्वाज जी, आपने कई ऐसी ज़मीन, उसके बाद बहुत एक्टिव आप हुए हैं, और कई ज़मीन आपके क्षेत्र में ऐसी थी जो दोबारा से पार्षद कब्जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने वो छुड़वाई थी। हाँ सर, ये अभी हमारे सोसाइटी का एक प्लॉट नंबर 12 था जिसको हमने छुड़वाया, जिसमें एक संजय नौटियाल, उसके बाद पूनम नौटियाल, सिकंदर, कमल थापा, केडी, सोनू मूच। इन सब में से दोबारा टिकट मिला है कि उन्हीं लोगों को, कि कैसे, कितने लोगों को मिला उनमें से? इसमें सर अभी संजय नौटियाल की पत्नी को टिकट मिला है, मनीषा नौटियाल को, जिसके ऊपर चुनाव आयोग ने रोक भी लगा के रखी थी। लेकिन इसके बाद भी ये, क्योंकि ज़मीन नगर निगम के लोगों ने कब्जा करके रखी है, नगर निगम की कब्जाधारी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन नगर निगम की कब्जे की ज़मीन होने के बावजूद इन्होंने तथ्यों को छुपा कर अभी कल नॉमिनेशन संजय नौटियाल की पत्नी करके आई है, जिसका नाम मीनाक्षी नौटियाल है। इसके बाद में भूपेंद्र कठेत को टिकट मिला है, दोबारा से टिकट दे दिया। हाँ, भूपेंद्र कठेत को भाजपा ने टिकट दिया है। और इसके बाद में एक योगेश घाघट को सुनने में आया कि टिकट मिला है। बाकी 3 पार्षद में सीटें आरक्षित होने के कारण उनको नहीं मिल पाया है। अब बात ये है कि सर इनको ताकत हम लोग देते हैं। देखिए, मैं वही बात कहना चाह रहा था कि हम लोग एक कहते हैं कि संरक्षण मिलता है सरकार को, तो ये संरक्षण वही है कि सबको पता है कि किस प्रकार से ज़मीनें कब्जाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट मिल जाना, तो इसको यही कहा जा सकता है कि संरक्षण कहाँ से प्राप्त है? इनको संरक्षण सर गणेश जोशी का पूरा प्राप्त है। और गणेश जोशी ने इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आज तक इन लोगों को छोड़ा नहीं है। पता नहीं गणेश जोशी की, या तो इनके पास कोई कमियां है जिसका कारण गणेश जोशी इनका विरोध नहीं कर पाता है। वैसे तो गणेश जोशी खुद भी एक जो व्यक्ति है उसके बारे में पूरा शहर जानता है। बाकी ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा। और इसके बाद में लगातार हम लोग सड़कों पे भटके, जगह जगह भटके, लेकिन कहीं से हमको न्याय नहीं मिला। हमने देखा, हमने कवरेज भी किया था कि उस घटना को देख के आज भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हमने दिखाया था कि किस प्रकार से वो घटना हुई थी। सीसीटीवी फुटेज हमने दिखाई थी एक पूरा, और एक आदमी को चिन्हित करके भी हमने दिखाया था। अनुपम जी, आपके पास में आऊँगा,
कांग्रेस से ही क्यों टिकट? आप चाहते निर्दलीय भी लड़ सकते मैं थे। बताना चाह रही थी कि देखिए बीजेपी का है, जैसे ये पार्षद संजय नौटियाल, इन्होंने मेरे घर इतना डिमोलिश किया, पुलिस फोर्स भी उस वक्त मौजूद था। आप जानते हैं कि उस वक्त के जो एसएसपी थे वो इस केस में इन्वॉल्व थे सारे के सारे। उसके बाद सर ये रहा कि है ना, बाद में भी ये लोग पुलिस के पास जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं, पुलिस पूरा इनका समर्थन करती है। जैसे अभी 12 नंबर प्लॉट का मेरे हस्बैंड ने बताया, तो आपने अभी अभी देखा होगा कि अभी केस में आया था कि सोनू मूछ, केडी वगैरह सब अरेस्ट हुए हैं। इनका यही काम है। तो सर आप जब जिस प्रोफेशन में हैं, मान लीजिए आप जैसे जर्नलिज्म की फील्ड में हैं, तो आपको पता होगा कि कौन व्यक्ति किस टाइप का है, क्योंकि आप रोज देखते हो। क्या पुलिस वालों को ये पता नहीं था कि ये लोग गलत हैं? हम बता रहे हैं कि पेपर गलत लाए हैं, लेकिन फिर भी ये हमेशा है ना बीजेपी के सारे पार्षदों का सपोर्ट करते। पूरा गवर्नमेंट आप कहेंगे कि है ना इन्हीं की हो रखी है, सरकारों की। तो कांग्रेस ने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने हमें सेव किया, और शुरू से कांग्रेस कभी भी लोगों के घर नहीं तोड़ती है सर। आप चाहे बस्तियां देख लीजिए या कोई भी चीज़ देख लीजिए, कांग्रेस की बसाई हुई है। आज आप ये देख लीजिए कि जो शिक्षा का उन्होंने वो खोल रखा है, सरकारी स्कूल्स वगैरह, राजकीय विद्यालय, ये सब उन्हीं की दी हुई देन है। तो सर इसलिए मैंने कांग्रेस चुना। आज अचानक से गए और चुपचाप से बिना हल्ला गुल्ला किए आप नॉमिनेशन करके आ गए, तो कम से कम एक शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए नहीं था। सर, मुझे लगता है कि सिंप्लिसिटी में ताकत है। शक्ति प्रदर्शन उस चीज़ का होना चाहिए जब मैं पब्लिक को इतना प्यार और इतना सपोर्ट दूं कि वो लोग बोले कि नहीं ये हमारे सही प्रतिनिधि हैं, जो हमने चुना है वो ये सही है, तब मैं अपनी ताकत का सर प्रदर्शन करूंगी। भारद्वाज जी, आप तो क्षेत्र में घूमते रहते हैं और कई वीडियोस भी हमने देखी थी। अभी जो बीच में सोनू मूछ का भी जिक्र हुआ था, उसमें भी आप लोग गए थे, उनको यहाँ से खदेड़ा था कि भाई ज़मीन कब्जा, हमारे क्षेत्र की ज़मीन आप नहीं कब्जा सकते। तो जनता का किस प्रकार से सहयोग मिल रहा था? क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारी जनता भी आपके सपोर्ट में थी उस समय। सर ये लोग करीब 25 से 30 गुंडे थे, जिसमें ये सब पार्षद थे, सारे बीजेपी के नेता थे, सारे कुछ 3 लोग तो ऐसे थे जिन लोगों ने मर्डर करके रखा था, एक तड़ीपार भी था। लेकिन कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि कम से कम 250 से 300 लोग पूरे आसपास के एरिया के मेरे सपोर्ट में इकट्ठे हो गए थे। उस कारण उस जमीन को कब्जा नहीं करने दिया। फिर ये लोग कानूनगो को अपने साथ लेके आए थे, तो कानूनगो ने भी पेपर, जब मैंने अपनी सोसाइटी के पेपर कानूनगो को दिखाए, तो कानूनगो ने सीधे उनसे बोला कि जो तुम रजिस्ट्री लेके आए हो, ये रजिस्ट्री फर्जी है और ये रजिस्ट्री असली नहीं है, नकली रजिस्ट्री है। तब ये जाके वहाँ से गए। उस समय भी पुलिस वालों से हमने बोला कि इनकी ज़मीन बचा चुके हैं आप तकरीबन ऐसी अभी तक? सर मैं करीब यहाँ से आसपास 35 से 40 करोड़ रुपए की ज़मीन हमारी सोसाइटी की बचा चुका हूँ। और अभी एक सोनिया बस्ती में 1250 गज ज़मीन थी, जिसको संजय नौटियाल और पूनम नौटियाल, सिकंदर सब कब्जा करने में लगे हुए थे। उस ज़मीन को मैंने बचाया। वो सार्वजनिक ज़मीन थी, पार्क था वो, उसमें अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है, मंदिर बन रहा है वहाँ बस्ती वाले लोग उसमें मंदिर बना रहे हैं। अच्छा, जनता का किस प्रकार से सपोर्ट मिल रहा है आपको? सर जनता तो एक बिल्कुल परिवार की तरह मुझे प्यार कर रही है और बहुत एक अच्छा सपोर्ट जनता कर रही है। और आज मैं आपके माध्यम से जनता से बोलना चाहूँगा कि हमारा जो ये वार्ड नंबर 6 दून विहार है, इस वार्ड का नाम ईश्वर ने चाहा तो उत्तराखंड नहीं पूरे इंडिया में बहुत विकसित वार्ड के रूप में इसकी पहचान होगी। अगर हम पार्षद जीतते हैं तो इसको इतना बदलाव कर देंगे कि ये वार्ड इतना अच्छा बन जाएगा कि पूरे उत्तराखंड में। क्या कुछ एक रोड मैप बनाया होगा आपने कि चलिए इस तरीके से? यही रोड मैप है कि हम एक तो सबसे पहले हम है ना एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे। और हमारा ये है कि जो बस्तियां हैं, जैसे अब ये लोग भी सक्षम होते हैं, अच्छा कमाते हैं, सब कुछ है, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड इनका थोड़ा बहुत है। हम जीना ये सिखाएंगे कि आपको साफ़ सफाई से रहना चाहिए, सारे एरियो को साफ़ सुथरा रखना, पढ़ाई पर ध्यान देना, मेडिकल सुविधाएँ देना, रास्तों को, लाइटों को, नालियों को, इनको व्यवस्थित करना, क्योंकि नालियाँ खुली बह रही हैं ओपन, उससे बदबू आ रही है, मच्छर आ रहे हैं, उससे बीमारियां पनपनी है। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। अच्छा भारद्वाज जी, जाते जाते ये पूछूंगा, जो केस क्या चल रहा है, क्योंकि उसमें नगर निगम के भी बहुत सारे कर्मचारी थे, पुलिस के चौकी के भी यहाँ पर आए हुए थे और काफ़ी सारे लोगों का, दर्जन भर से ऊपर लोगों का आपने उसमें नाम दिया था। अभी क्या चल रहा है कोर्ट में या फिर यहाँ पर क्या मामला चल रहा है? सर उसमें थाना राजपुर की पुलिस कोई जानकारी नहीं देती है और थाना राजपुर उस केस को बिल्कुल दबाने में लगी हुई है, इसलिए आज तक उसमें जांच नहीं करी गई है। आज चार्जशीट जारी नहीं हुई सर, चार्जशीट दाखिल नहीं करी। हाँ, 2 साल में चार्जशीट दाखिल नहीं करी पुलिस ने और पुलिस उनको बचाने में लगी हुई है। पुलिस के द्वारा और कई लोगों के द्वारा मुझे लगातार धमकियां दी जाती रही कि समझौता कर लो। उसमें मैंने पुलिस शिकायत प्राधिकरण में भी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कंप्लेंट करी है, कंप्लेंट की है कि भैया आप इसमें केस दाखिल करो और इसमें केस में समझौता नहीं होगा। तो ये चीज़ मैंने उनको। कोर्ट में क्या चल रहा है अभी? हाई कोर्ट में हाई कोर्ट ने सर मुझे बहुत रिलीफ दिया था। जैसे धारा 307 झूठी लगाई थी वो ख़त्म कर दिया था। हाई कोर्ट ने 90 डेज में प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी थी पुलिस से, लेकिन पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दी।
तो वो भी केस पेंडिंग है। बाकी मेरे को कोर्ट ने ये नहीं पूछा कि भाई अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं दायर करी, या अभी तक क्यों जो पुलिस एफआईआर आपने करवाई होगी उसमें क्या कुछ चल रहा है, या जो पुलिस वाले का नाम आपने उसमें लिखवाया था, नगर निगम के कर्मचारियों का नाम लिखवाया था, उनका क्या कुछ चल रहा है उसमें? सर उसमें भी ये प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए हाई कोर्ट ने आदेश करा था कि 90 डेज में पुलिस को प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करना थी। उसके बाद में क्या है कि अभी तारीख नहीं लग पाई है, लेकिन अब नेक्स्ट डेट पे हम लोग उसमें वक्त तो कोई अच्छा डिसीजन होगा हाई कोर्ट में। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आपको आज एक चीज़ बताती हूँ। आज वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, आचार संहिता लगी हुई है। रैली निकालना, कुछ भी करना मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। आज संजय नौटियाल ने अपनी दुकान से रैली निकाली है मेयर को समर्थन देने के लिए, बीजेपी के मेयर को समर्थन देने के लिए। और जब सर रैली हम लोगों को, कांग्रेस को पार्टी को निकालनी थी और मेरे हस्बैंड ने यहाँ से निकाली थी, तो पुलिस ने तुरंत हमारे पर केस दर्ज कर लिया था। जबकि हमारे पास है ना कांग्रेस का पूरा वो था कि भाई परमिशन थी उनकी और हम बहुत शांतिपूर्वक निकाल रहे थे। लेकिन आप यहीं से भेदभाव देख लीजिए कि किस तरीके का भेदभाव किया जाता है कि उन लोगों को वो कुछ भी करें तो परमिशन है, लेकिन अगर आम आदमी या कोई और व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उसके लिए पुलिस तुरंत पहुंच जाती है घर पर और केस कर देती है। तो जब आप सत्ता में आएंगे तो ये सवाल जरूर पूछेगा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल और मैं भारद्वाज जी आपसे पूछूंगा, नहीं आपसे ही पूछ लेता हूँ क्योंकि चुनाव आप लड़ रहे हैं। पार्षद 100 वार्ड हैं यहाँ पर और एक छोटा ही चुनाव हम मानेंगे अगर नगर निगम के हिसाब से, तो एक पार्षद जीत के क्या कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपकी लड़ाई तो बहुत बड़ी है उस। सर देखिए, मुझे लगता है कि पार्षद जीतने के बाद बहुत कुछ बदलाव कर सकता है। वो अपने क्षेत्र में काफ़ी बदलाव कर सकता है निगम के अंदर। आज जब मैं फॉर्म भरने जा रही थी तो मैं अपनी बेटी से बोल रही थी कि नगर निगम एक है ना हार्ड है, मतलब अगर देखा जाए स्टेट का, कि भाई वहाँ से सारा सफाई, मेडिकल, सारी सुविधाएं निकलती हैं, इतनी गंदगी होती है। सर अगर एक एक पार्षद चाहे तो उस चीज़ को मेंटेन कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ गवर्नमेंट ऊपर से ही ऑर्डर आए, हम खुद भी सोचें तो हम बदलाव कर सकते हैं। तो मेरा ये है कि हम साफ़ सफाई पर और भी जो भी आते हैं काम, उन सब पर ध्यान देंगे और उसको अच्छा। क्या कितना कुछ बदलाव आया है, क्योंकि आप तो एक हाउसवाइफ रही हैं, अब राजनीति में आ रही हैं, अब किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि बड़ा धीरे धीरे सीख रही हूँ और मुझे लगता है कि जो कुछ कमी है शायद आगे तक और इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन मैं 6 नंबर वार्ड को परिवार के जैसे मानूंगी और जैसे मैंने अपना घर संभाला है और सजाया है, ऐसे ही इस 6 नंबर वार्ड को सजाऊंगी। सर भारद्वाज जी, कितनी उम्मीद है, क्या कुछ रहने वाला रिजल्ट कितना? क्योंकि हर वैसे तो जो लड़ता है चुनाव कहता है कि हम जीत ही रहे हैं, लेकिन दिल से बताइएगा कि क्या कुछ रहने वाला है। सर मतलब मैं दिल से बता रहा हूँ कि हमारे देहरादून में 100 वार्ड है और सबसे अधिक बहुमत से हमारा वार्ड नंबर 6 जीतेगा। चलिए, जीतने के बाद जरूर इंटरव्यू लेंगे हम। तो एक घटना जो मैंने शुरुआत में बताया था कि कैसे इंसान का जीवन परिवर्तन कर देती है, तो साक्षात हमारे सामने परवीन भारद्वाज और उनकी वाइफ अनुपमा भारद्वाज है। एक घटना ने इनको एक आम आदमी से एक राजनीति तक ढूंढ के लिया। तो मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। लगातार नगर निगम के चुनाव में हमारी नज़र भी रहेगी और क्या कुछ किस वार्ड में चल रहा है वो सब हम आपको बताएंगे। फिलहाल बनी रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।